हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 है। चैप्टर 1 चल रहा था जिसमें क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं 2 दिन से। चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। कल हमने क्वेश्चन आंसर बुक का किया था और आज भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने कल अति लघु उत्तरीय प्रश्न को और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिए थे और आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। आपके बुक में ऐसा ही प्रश्न दिया गया है तो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। देखिए, जो भी गलती होगा वो आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर क्या है वो गलती है, ठीक है। तो कहीं कहीं गलती दिया लिखा गया है, इसलिए आप सुधार लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। अब आप जानते हैं कि 1848 में कौन राजा था फ्रांस में, तो लुई फिलिप राजा था। तो सबसे पहला है कि लुई फिलिप की कमजोर नीति। हम यहाँ पर शॉर्टकट में समझाएंगे। यदि आपको पूरा समझना है तो आप फुल वीडियो देखिए जाकर, मतलब चैप्टर में जो भी पढ़ाया गया है, ठीक है। सबका प्ले लिस्ट बन गया है। तो सबसे पहला है कि लुई फिलिप की कमजोर नीति। तो लुई फिलिप की क्या था, जो नीति बनाता था वो कमजोर नीति। नीति क्या होता है, जैसे 5 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए जो नीति बनाया जाता है कोई काम के लिए, उसे ही तो नीति कहते हैं। तो उसका जो नीति था ना वो कमजोर नीति था। उसके राज्य में बेरोजगारी और भुखमरी अधिक था। वो जहाँ शासन करता था, जहाँ का वो राजा था, वहाँ पर क्या होता था कि वो लोग भूखे मरते थे। दूसरा है कि लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। लुई फिलिप किसको प्रधानमंत्री बनाया था, तो प्रतिक्रियावादी गीजो को। प्रतिक्रियावादी किसे कहते हैं, जो किसी भी सामाजिक परिवर्तन का, मतलब समाज में यदि कोई भी काम हो रहा है तो उसका जो विरोध करे वही प्रतिक्रियावादी कहलाता है। मतलब कोई भी सुधार का काम हो रहा है। अब मान लीजिए सड़क टूटा हुआ है तो सड़क का सुधार का काम हो रहा है, तो यदि उसका कोई विरोध कर रहा है तो प्रतिक्रियावादी कहलाता है। तो ये दूसरा नंबर हुआ। तीसरा है कि पूंजीपति वर्ग को साथ रखना। पूंजीपति कहने का अर्थ है कि जो ऊंच लोग थे उनके वर्ग के साथ रखना। और चौथा है कि असफल उसके वर्ग के कौन साथ रहता था, ये जो प्रतिक्रियावादी गीजो था ना, या किसके साथ रहता था, ऊंच लोगों के साथ। चौथा में है कि असफल विदेश नीति। मतलब जो विदेश क्या होता है, हमारा अपना देश होता है वो देश, और जो दूसरा का देश वो विदेश कहलाता है। मतलब देश से बाहर, देश से बाहर का विदेश हो जाएगा। तो विदेश जो दूसरे देश है उससे उसका अच्छा मतलब व्यवहार नहीं था, कैसे चलाना था वो उसके पास नहीं था, ऐसा ज्ञानवान। जैसे कि नहीं होता है कि सामान को भेजवाना आना, मतलब क्या कहते हैं उसको, निर्यात आयात, मतलब आना, मतलब वहां से सामान आएगा यहाँ से सामान जाएगा, बेचा नहीं जाता है विदेश से। तो उसमें वो उसका अच्छा नीति नहीं था। पांचवा में कि किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना। किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना इसका उद्देश्य था। कोई भी समाज में सुधारात्मक मतलब सुधार का काम नहीं करना। बेरोजगारी और भुखमरी का बढ़ना। बेरोजगारी और भुखमरी का बढ़ना क्या है, इसके लुई फिलिप जहाँ का राजा था वहां पर ऐसा था, ठीक है। बेरोजगारी और भुखमरी का बढ़ना, ठीक है। बेरोजगारी मतलब क्या होता है, किसी को काम नहीं मिलता उसे तो बेरोजगारी कहते हैं। ऐसा ही घूमता रहता है उसको बेरोजगारी कहते हैं। भुखमरी मतलब बिना खाए जो घूमता है उसी को तो भुखमरी कहते हैं। उम्मीद है कि पिछला प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। जो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ऑस्ट्रिया तो क्या था, उसका तो एकीकरण ही नहीं होने दे रहा था, यही तो इसका भूमिका था। चलिए तो लिख देते हैं। सबसे पहला है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। इसका एकीकरण कौन नहीं होने दे रहा था, ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया नहीं होने दे रहा था, तो इसमें वो क्या था, बाधक था। 1830 की क्रांति के बाद, 1830 में जो क्रांति हुआ उसके बाद क्या हुआ, इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। 1830 के बाद क्या हुआ, इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हुआ। मतलब नागरिक के मन में आया क्या कि हमारा देश आजाद हो, तो उसी को नागरिक आंदोलन कहते हैं। नागरिक आंदोलन में होता क्या था कि इटली के बारे में क्या होता था, नागरिक आंदोलन एक ऐसा चीज था जिसमें क्या होता था कि उसमें लोगों के मन में जगाया जाता था अपने देश के प्रति प्रेम, वही नागरिक आंदोलन होता था। उसमें बताया जाता था कि हमारा इटली जो देश है वो आजाद कराइए आप सभी मिलकर, यही होता था उसमें। इसी समय मेजनी और उत्तरी मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। जब नागरिक आंदोलन इटली में शुरू हुआ उस समय मेजनी क्या किया था कि इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, उत्तरी और मध्य इटली का। लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को क्या किया, दबा दिया। लेकिन मेटरनिख क्या था, नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए मेटरनिख दमनकारी, मतलब किसको दबा दिया, नागरिक आंदोलन को दबा दिया। उसके बाद क्या किया कि जर्मनी में, मतलब दोनों देश का बात हो रहा है, तो इटली में क्या हुआ था, नागरिक आंदोलन का शुरुआत हुआ, तो नागरिक आंदोलन को दबा दिया। और जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए, मतलब देश के प्रति प्रेम की भावना को दबाने के लिए क्या किया था कि मेटरनिख दमनकारी कानून कार्लस्वाद के आदेश द्वारा दबा दिया। कार्लस्वाद का आदेश एक कानून है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में आया तो आप फुल वीडियो देखिए, ठीक है। जाइए प्लेलिस्ट में बनाकर रख दिए हैं, उसमें जाइए देखिए, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि यूरोप के राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का राजा था, सम्राट था, तो फ्रांस का सम्राट था, ठीक है।
तो जो यूरोप महादेश था, आखिर वहां पर राष्ट्रवाद को फैलाने में आखिर इसका क्या योगदान था? तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमण ने, जो फ्रांस में क्रांति हुआ था, फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसमें नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन के आक्रमण करने का क्या अर्थ है? नेपोलियन, आप फुल वीडियो देखिए, ठीक है। नेपोलियन क्या किया था कि दूसरे देश को मतलब क्या किया जाता, चाहता था कि शासन चलाए, दूसरे देश पर भी हमारा कब्जा हो, ये नेपोलियन चाहता था। तो ये जो आक्रमण किया था दूसरे देश पर, उसका भी योगदान उसका भी योगदान हुआ नहीं, दिया, उसका भी योगदान दिया। मतलब किस में? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में उसका भी योगदान था। किसका? नेपोलियन ने आक्रमण किया था दूसरे देश पर। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान से नव युग का संदेश पहुंचा। यूरोप के कई राज्यों में, यूरोप क्या है, एक महादेश है, तो वहाँ के देश कह सकते हैं, फिर राज्य, पहले राज्य कहा जाता था। तो वहाँ के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान से नव युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन का अभियान था नव युग, मतलब नौ में से मतलब नया युग का संदेश पहुंचा। नया युग यानी कि हम पर कोई अधिकार कैसे कर सकता है, यही तो नया युग है। यही नया युग है कि नया युग को ही नया युग कहते हैं। इस नया युग में क्या होता था कि हम पर कोई अधिकार कैसे कर सकता है, ये तो हमारा देश है। तो वही बात है, नया युग का संदेश पहुंचा किसके? नेपोलियन के अभियान से। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकालकर, भौगोलिक नाम कहने का अर्थ है कि जहां तक उसका क्षेत्र है ना, वहीं तक उसका नाम फैला हुआ था। तो वहां से क्या किया, वहां से नेपोलियन उसका नाम उठाकर पूरे यूरोप में फैला दिया, पूरे विश्व में फैला दिया। इस किसका इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकालकर, मतलब उसका क्षेत्र था उतना ही दूर में उसका नाम था, लेकिन बाद में नेपोलियन ने उसे वास्तविक नाम और राजनीति रूपरेखा प्रदान की। ठीक है, मतलब विश्व में उसका नाम कर दिया, राजनीति रूपरेखा में भी उसका नाम कर दिया, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मांग प्रशस्त हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी कहाँ का मतलब व्यक्ति था? तो वो इटली का व्यक्ति था और इटली को आजाद करने के लिए इटली को क्या किया था, उसमें योगदान दिया था। तो आखिर वहाँ का कौन कौन सा कार्य किया था? तो सबसे पहला है कि गैरीबाल्डी पेशे से तो एक नाविक था। पहले गैरीबाल्डी के बारे में जानते हैं। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, यानी कि नाव चलाने वाला था। गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना किया। सिसिली और नेपल्स क्या था? एक राज्य था। वहां पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना किया। ये सिसिली और नेपल्स कहाँ का राज्य था? इटली का राज्य था। वहां पर क्या किया? आक्रमण किया और वहां गणतंत्र की स्थापना, मतलब लोगों के हाथ में शक्ति जिसमें होता है ना, मतलब वह शासन जिसमें लोगों के हाथ में शक्ति हो, उसे ही तो गणतंत्र कहते हैं। तो गणतंत्र की स्थापना वहां पर किया है। जैसे अभी है, अभी क्या है, गणतंत्र है भारत देश में। तो गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, तो इसमें गणतंत्र करने की स्थापना के बाद, गणतंत्र की स्थापना करने के बाद गैरीबाल्डी ने जब रोम पर, एक रोम भी राज्य था, कहाँ का? इटली का। तो रोम पर आक्रमण करने की जब योजना बनाई, तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए, काबूर भी क्या किया था? गैरीबाल्डी भी इटली का एकीकरण करना चाहता था और काबूर भी इटली का एकीकरण करना चाहता था। तो गैरीबाल्डी जब रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए, मतलब ये रोम पर आक्रमण करना चाहता था ताकि वो हमारे हाथ में आ जाए रोम। तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए, एक आक्रमण करना चाहता था, एक रक्षा के लिए रोम की, कि आखिर ये कौन आ गया, आखिर ये रक्षा क्यों करता था रोम का काबूर? क्योंकि ये सोचता था कि ये गैरीबाल्डी कौन आ गया, ये तो कोई दूसरा व्यक्ति क्यों आ गया कि हमारे राज्य पर आक्रमण करने। पहले से एकीकरण काबूर कर रहा था, लेकिन बाद में गैरीबाल्डी आया। तो ये जब आक्रमण करने की योजना बनाई, तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। कहाँ पर? रोम में अपनी सेना भेज दी। सेना भेज दी, कहाँ पर है? सेना भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबूर से हुई। इसी बीच क्या हुआ? जब ये रक्षा के लिए भेज दिया, इसी बीच काबूर की भेंट, मतलब गैरीबाल्डी की भेंट काबूर से हुआ। काबूर का पूरा नाम काउंट काबूर है, और वह दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को विक्टर मैनुअल को दे दिया। अब ये विक्टर मैनुअल कौन है? अरे काबूर जो है ना, इसका ये मंत्री है, मतलब जो विक्टर मैनुअल है, ये प्रसा का शासक है। प्रसा का शासक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रसा तो जर्मनी में है। मतलब विक्टर मैनुअल क्या है कि इटली का ही कोई एक क्षेत्र का, मतलब राज्य का क्या है, वहाँ का राजा है विक्टर मैनुअल। और विक्टर मैनुअल प्रधानमंत्री बनाता है काबूर को, किस लिए? इटली के एकीकरण के लिए। समझ गए? तो राजा यह है, तो इसी को दे दिया। जीते गए दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को किसको दे दिया? विक्टर मैनुअल को दे दिया, गैरीबाल्डी। क्यों दे दिया? क्योंकि पहले से अधिक क्षेत्र कौन जीता था? एक काबूर जीता था, यानी कि विक्टर मैनुअल जीता था। ठीक है, इसीलिए इसको दे दिया। इस तरह गैरीबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। ठीक है, पूरे डिटेल में हम बताए हैं क्लास जब करा रहे थे। तो जाइए देखिए उसमें। चलिए 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहता है विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था, कैसे? अब विलियम एक कौन था? तो विलियम एक था प्रसा का शासक। ये था प्रसा का शासक, मतलब प्रसा का राजा।
तो इसके बगैर ये बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? तो विलियम एक जानता था, विलियम एक क्या था, जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, संभव नहीं है। कौन जानता था? तो बिस्मार्क ऐसा जानता था कि विलियम एक यदि यहाँ का जर्मनी के यदि राज्य में यदि नहीं आएगा, मतलब क्या था, प्रसा का जर्मनी में सबसे बड़ा क्षेत्र यानी कि सबसे बड़ा राज्य प्रसा था जर्मनी का। तो वहां पर यदि यह वहां का प्रधानमंत्री नहीं बनता विलियम एक, तो जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो पाता। ऐसा कौन जानता था? तो ऐसा बिस्मार्क जानता था, जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं है। फिर से समझिए क्या कहता है कि विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? उत्तर में विलियम एक जानता था, विलियम एक जो था वो जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। कौन कौन नहीं चाहता था जर्मनी का एकीकरण नहीं हो? तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हो। तो ये कौन जानता था? तो ये विलियम एक जानता था। इसीलिए जर्मनी के एकीकरण करने के लिए विलियम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री, ये जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क कहाँ का शासक था? प्रसा का शासक था। तो ये जानता था कि यदि विलियम एक यहाँ का अगर प्रधानमंत्री नहीं बनता है, कहाँ का, प्रसा का, तो ये जो है ना इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाता। इसलिए चांसलर नियुक्त किया कौन? बिस्मार्क चांसलर इसको नियुक्त किया विलियम को। तो विलियम अगर बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था। यही था इसका योगदान। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, और व्हाट्सएप ग्रुप में और से जुड़ जाइए, नीचे लिंक दिया गया है। और ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर कल मिलते हैं।